दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में मैंने संसद के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनको हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। तो इनके बारे में आज जानेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन में अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो पद है लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनका निर्वाचन और इनकी पदावधि क्या है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब लोकसभा की पहली बैठक होती है या राज्यसभा की पहली बैठक होती है तो उस समय पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की जब पहली बैठक होगी उस बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उन्हीं सदस्यों में से जो उसमें उपस्थित हैं या फिर उसके सदस्य हैं। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल का पद धारण करता है। इसका अर्थ समझिए, लोकसभा 5 साल के लिए बनती है तो 5 साल के लिए जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो एक बार बन जाता है वो बन जाता है, जब तक कि वो त्यागपत्र नहीं देगा या फिर और कंडीशंस नहीं होंगी। उसके बारे में भी अभी देखेंगे। हालांकि उसका पद निम्न 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। अब देखिए वो 3 मामले कौन कौन से हैं। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि जो व्यक्ति चुना गया है क्योंकि वो जो सदस्य है उन्हीं में से चुना जाता है और अगर वो सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, तो वो वहां पर क्या होगा, उसका पद खाली हो जाएगा। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख पत्र द्वारा त्याग दे, जैसे कि अगर उसने त्याग पत्र किसे दे दिया, उपाध्यक्ष को अगर वो त्याग पत्र दे देता है तो फिर वह अपने पद पर नहीं रहेगा। तो कौन कौन सी 2 बातें, या तो वो सदस्य नहीं रहता है या फिर वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे दे। तीसरी बात है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा दे। अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा में जो बहुमत है अगर वो एक तरफ हो जाएगा तो ये जो सदस्य है वो क्या होगा, वो पद से हट जाएगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद उससे हट जाएगा। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना ना दी गई हो। मतलब मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति के बारे में भी जब पढ़ाया था कि उनके प्रति अगर कोई भी कार्यवाही की जाएगी तो क्या होगा, 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। सेम टू सेम लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भी 14 दिन पहले उसे सूचना देना अनिवार्य होगा, तभी ये कदम उठाया जा सकता है। अब देखते हैं कि जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प क्या है, विचाराधीन है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट में खूब पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। जब देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको हटाने की अगर बात की जा रही है और ये प्रक्रिया विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। क्या होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में वह मत नहीं दे पाएगा। जबकि पहले क्या होता है, पहले वो मत बराबर होने की दिशा में वो मत दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो पहले मत दे देगा, जबकि पहले नहीं देता है, बाद में देता है जब मत बराबर हो जाते हैं। पर इस कंडीशन में क्या है, फिर से एक बार इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि वह अगर विचाराधीन है, संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, क्योंकि अभी निर्णय आया नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में वह मत देने का अधिकारी
नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको फंसा देते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह क्या करता है, वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद को धारण करता है। मतलब लोकसभा भले ही विघटित हो गई हो, लेकिन लोकसभा जब दोबारा बनेगी तो उसकी पहली बैठक जो होगी, वो पहली बैठक तक जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। पहली बैठक के दौरान तक वो पद पर बना रहता है। ये जितना भी मैटर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये लक्ष्मीकांत से मैंने लिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ के लिए मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पीके एजुकेशन कोर्स से हमसे जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं भूमिका और शक्ति और कार्य क्या है लोकसभा के अध्यक्ष की। अध्यक्ष जो होगा लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का क्या होता है, मुखिया होता है। जैसा कि समझ में आ रहा है, कोई सदन है, ये सदन है और यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उसमें अगर इसको अपना अध्यक्ष चुन लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये इन सब का मुखिया हो जाएगा। वह सदस्यों की शक्तियों के व विशेषाधिकार का भी अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। वह सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय ही अंतिम होता है। जितने भी संसदीय मामले होंगे उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक भी होता है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग करता है। मतलब जो अध्यक्ष का पद है लोकसभा में, वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और उसके पास तमाम राइट्स भी होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। लोक अध्यक्ष की शक्तियां व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कि उनकी शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या है। संसद की कार्यवाही जो होती है वह संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है। वही उस सारी नियम और कानून को बनाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उन्हीं का वो निर्वहन करता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य है उसका निर्णय अंतिम होता है। उसका जो काम है, ये जो नियम का निर्वहन करना, ये भी उसका महत्वपूर्ण काम है और प्राथमिक कर्तव्य उसका, ये सारे उसके प्राथमिक कर्तव्य में आते हैं और यही उसके अंतिम निर्णय होते हैं। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वावधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वही सारी चीजें उसके बारे में बताता है और उनको व्याख्या करता है। अध्यक्ष का कर्तव्य है कि गढ़ पूर्ति, जिसे हम कोरम भी कहते हैं, गढ़ पूर्ति के अभाव में, जो कि कुल सदस्य संख्या के कितना 1/10 होनी चाहिए, के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। जितनी सदन की संख्या होगी उसका 10वां भाग होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामान्य स्थिति में वह मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। जबकि हमने पहले क्या बात करी कि अगर उसके हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन है तो उस समय पर क्या होगा, वो बराबर होने पर मत नहीं दे पाएगा, साधारणतया वो मत दे लेगा। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। उसके मत से क्या होता है, गतिरोध समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष संसद के सदनों, जो दोनों सदन हैं, उनकी संयुक्त बैठक को भी अध्यक्षता करता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को आहूत कौन कौन करता है। ये भी हम आपको बताएंगे अभी आगे आने वाले वीडियोस में कि संयुक्त बैठक कौन कौन से अधिनियम को लेकर बुलाई जाती है, किस किस आर्टिकल के तहत ये आते हैं। समरी में मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक भी बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की भी इजाजत नहीं होती है, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। मतलब जब गुप्त बैठक चल रही है
तो कोई भी व्यक्ति बाहर या गैलरी जो भी है वहां पर नहीं जा सकता है बिना अध्यक्ष की अनुमति के। अध्यक्ष तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यही उसका अंतिम निर्णय होता है। कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। मतलब कहा जाता है कि विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या कोई अन्य विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और उसी का निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिए। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा जो है सत्यापित होना चाहिए कि वह धन विधेयक है। ये किसके द्वारा होना चाहिए? ये होना चाहिए अध्यक्ष के द्वारा। 10वीं अनुसूची की अगर बात करें के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा में किसी सदस्य की निर्भरता प्रश्न का निपटारा भी कर सकता है। कोई सदस्य योग्य है या अयोग्य है, इसका निपटारा कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब ऐसा हो गया और 1992 के बाद कि न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। वे भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। वे देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये जो अध्यक्ष के लिए देखिए कितने महत्वपूर्ण काम बताए गए हैं। इसमें कह रहे हैं वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति को नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, उनकी चेकिंग वगैरह सारा काम करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियति समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं और पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता व निष्पक्षता की बात को जरा देख लेते हैं इसमें। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और मर्यादा प्राधिकार निहित है, तो अब इसमें क्या है? स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। शर्तें देख लेते हैं। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। मतलब अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष है और चुना गया है, जाहिर सी बात है, और लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो उसके जीवन काल को हम यही कहते हैं कि वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। जब तक लोकसभा बनी रहेगी तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा। उसके बाद जैसे ही लोकसभा खत्म हो जाएगी वो अध्यक्ष खत्म हो जाएगा। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेकिन सामान्य बहुमत के द्वारा नहीं। विशेष बहुमत की बात करी जा रही है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ये 50 सदस्यों का समर्थन इसमें जरूरी है। अब देखिए, उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करते हैं। उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना। लोकसभा के सदस्य के बारे में कोई भी विशेष परिचर्चा वहां पर नहीं की जाएगी, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह सदन में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखता है, लोगों को किस तरीके से शांत करता है, कई बार हम देखते हैं तो ये सारे काम किसके हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के हैं। और इस पर कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाएगी, ये न्यायिक शक्ति से क्षेत्र से ये बाहर होते हैं। पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। वह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर आता है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कितना बढ़िया है, और कई बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष की वरीयता क्रम क्या होती है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से क्या है? ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य होना नहीं चाहिए। ऐसी परंपरा कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वो सदस्य नहीं है तो क्या होगा? त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। जिस दल का होता है उसकी सदस्यता वो नहीं त्यागता है। अब देखते हैं थोड़ा सा लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में।
लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष की तरह ही होता है और उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है और अध्यक्ष की कौन करता था? राष्ट्रपति। और उपाध्यक्ष की कौन करता है? अध्यक्ष। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। जब तक लोकसभा बनी रहेगी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा पद को छोड़ सकता है। उसके सदन में सदस्य न रहने पर, जैसा कि अध्यक्ष के लिए था, और अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र देने के बाद भी वो नहीं रहेगा, और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकेगा। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे 14 दिन पूर्व इसकी सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक की अध्यक्षता की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब अध्यक्ष अवेलेबल नहीं होगा तो वो सारे काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति अगर अवेलेबल नहीं होता है तो सारे काम उपराष्ट्रपति करता है। तो दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष पीठासीन होता है वो क्या करता है? काम करता है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो कौन काम करता है? उपाध्यक्ष करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा के जो मंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो यह जो अध्यक्ष है वो किसी के अंदर, जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अंदर कार्यरत नहीं है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता है, केवल मत बराबर होने की दशा में ही वो मत दे सकेगा। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार रहेगा। ये सारे चीजें किसके बारे में बताई जा रही है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है, बैठा होता है, तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह ही होता है। जब अध्यक्ष अवेलेबल है तो फिर ये नॉर्मल सदस्यों के रूप में देखा जाएगा। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार होता है, जो भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते हैं। 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का हो व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से होना चाहिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। ये बात इसमें बताई गई है। अब देखते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा। जब देश आजाद हुआ 1921 से पहले वह भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। देखिए 1921 से पहले ये क्या होता था? गवर्नर जनरल के केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 के बाद भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत
संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जेबी मालवांकर व अनंत संयम अयंकर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया गया था। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीवी मालवांकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक दशक तक 1946 से लेकर 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।